हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे। तो ये वीडियो जो डिमांडिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आ रहा था कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पे एक वीडियो डाल दिया जाए। तो टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एक वीडियो आ रहा है। इसके बाद भी और 5-6 वीडियो मैं लाऊंगा जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू बेसिस पे पूरा रिविजन की तरह वीडियो होगा। इसमें आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी पकड़ है या नहीं है, कि और आपको पढ़ने की जरूरत है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स है। और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में एक दो माइनर क्वेश्चन में जो मिस्टेक है, तो उसको मैंने पीडीएफ में सुधार दिया हूं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट उस कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन भी कर दिया हूं। तो एक बार अगर कोई भी वीडियो देखते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर विजिट करना, वहां पर उसे पिन कर दिया जाता है अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये टोटल पूरा फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और जितना जल्दी हो सके सॉल्व कराने की कोशिश किया जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वगैरह लगेगा तो मैं उसको इलेबोरेट वगैरह कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है जो आप पढ़े हुए हैं उसको आप प्रैक्टिस करो। चलो, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गवर्नर। ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मीन प्रसाद पर्यंत इसका होता है, जब तक मतलब राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक गवर्नर अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बीच में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी जो इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, तो राजीव कुमार है। करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेट करके मैं पढ़ा देता हूं। राजीव कुमार अभी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अगर ये क्वेश्चन यहां से और एक बनता है जो पूछता है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये है सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सुकुमार सेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो एक पार्ट जो है 15। ठीक है, पार्ट 15 के अंतर्गत ही आता है। चलो, अगला जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कौन है, ओम बिरला है। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कौन है, ओम बिरला है। और स्टैटिक पॉइंट से एक क्वेश्चन और यहां पर बन सकता है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो फर्स्ट लोकसभा जो स्पीकर थे उनका नाम था जीवी मालवंकर। जीवी मावलंकर। आपको एक मैं काम देता हूं कि आप जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। बताओ इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो भी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर इस वीडियो में जरा सा भी अगर कोई त्रुटि होगी या फिर कोई अपडेशन होगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पर एक बार जाके विजिट जरूर कर लेना। और इसका कमेंट बॉक्स में पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ 1 से 2 दिन के अंतर्गत मैं डलवा दूंगा। चलो, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बात किया जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये होते ही हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, और ये याद रखना है इलेक्टेड मेंबर लोकसभा और राज्यसभा तो यहाँ हो गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भाग लेता है किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की नहीं भाग लेती है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर नहीं पता होगा, कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इलेक्शन
जो होता है प्रेसिडेंट का, जो भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, तो वो भाग नहीं लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहला जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, कुछ कुछ स्टैटिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूं, धीरे धीरे करके सारा चीज कवर करवा दिया जाएगा। और अभी जो प्रेसिडेंट है, काफी न्यूज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है, क्या नाम है, अभी जो बनी उनका नाम क्या था, अरे हाँ, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत के 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और एक चीज और यहां से पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन किसे सौंपता है। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन ओथ कौन दिलवाता है। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाता है वो दिलवाया जाता है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि पॉलिटी पढ़ो या करंट अफेयर्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो या फिर करंट अफेयर्स पढ़ो, पॉलिटी हो या करंट अफेयर्स हो, याद करने का चीज नहीं है। जितना ज्यादा अगर रिवीजन करोगे ना वो उतना तुम्हारा बेस्ट होगा। करंट अफेयर्स को याद करने का चीज नहीं होता, जितना ज्यादा तुम रिवीजन करो, एक क्वेश्चन को 100 बार 200 बार जितना बार पढ़ोगे उतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसी तरह पॉलिटी का भी है, एक बार पढ़ लिया कॉन्सेप्ट और उसको रिविजन करो, तुमको खुद ब खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज मिसेज इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज, ठीक है, इन केस प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 2 ईयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट अगर डेथ करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को देखते हैं, अगर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे तो उस समय कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस पोस्ट को देखेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहेंगे तो उस पोस्ट को कौन देखेगा, तो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। मतलब देखने का मतलब हो रहा है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट को वो निभाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर है। जिनको नहीं पता इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए, जैसा कि मैं जानता हूं कि मैं ये वीडियो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बना रहा हूं कि मैं जान रहा हूं कि आपका जो थ्योरी टॉपिक है वो लगभग आपका कंप्लीट ही हो गया है, आपको रिवीजन की जरूरत है और आपने क्या पढ़ा है उसको आप टेस्ट योर नॉलेज की जरूरत है। तो इसलिए उस बिहाफ से मैं वीडियो को ला रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि पूरे तरीके से आपका पॉलिटी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा या फिर कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये वीडियो को ना देखो, पहले खुद से पढ़ो, फिर यहां से क्वेश्चन को एमसीक्यू लगाओ। चलो अगला जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ या फिर 6 मंथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 मंथ। होता क्या है, देखो अगर मान लो कोई मेंबर ऐसा है जो किसी भी असेंबली का वो, ठीक है, चलो एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मंत्रालय ले लेता है, यूनियन मिनिस्टर कोई लेता है ना, तो वो कहीं का सांसद है। ठीक है, तो सांसद तो होना चाहिए अगर आप मंत्रालय का कोई भी पोस्ट संभालना चाहते हैं तो उसके नियम यह है कि 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिलना चाहिए। या तो आप कहीं लोकसभा का इलेक्शन लड़ो अगर इलेक्शन है तो, नहीं तो फिर राज्यसभा में जाओ, यही है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बन सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू ये रूल है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, तो बेसिकली चेयरमैन की बात हो रहा है। तो इंटरस्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं इंटरस्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में इसका चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 263 में अगर ये चर्चा है तो इसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा, क्यों बनाया गया है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, जो भी सेंटर और स्टेट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाना है, इसका मेन मकसद यही है, इसलिए इसको बनाया गया है। लेकिन एक चीज और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि
किस तरह के एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए कोई वाटर डिस्प्यूट होता है, कोई वाटर डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, तो इंटरस्टेट काउंसिल के तहत इसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अभी भी बता दूं ये परमानेंट बॉडी नहीं है। आर्टिकल 263 में ये लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट काउंसिल एक बनाना चाहिए, ठीक है। तो इंटरस्टेट काउंसिल जब जरूरत पड़े तो इस तरह का बॉडी जो है प्रेसिडेंट बनाता है, कब, जब उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इसे बनाया जाता है। और लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 1988 की बात है, ठीक है। 1988 में सरकारिया कमीशन के कहने पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना, सरकारिया कमीशन के कहने पर इसे परमानेंट काउंसिल कर दिया। माने इन्होंने बोला कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसको परमानेंट कर देना चाहिए। तो इस तरीके को देखते हैं 1990 में, ठीक है, 1990 में इसे परमानेंट कर दिया गया। और उसमें किसकी सरकार थी, तो वीपी सिंह की सरकार थी। परमानेंट कर दिया गया और किसकी सरकार थी, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट उस समय होती तो उन्होंने इसे परमानेंट कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इसके कोई ना कोई मेंबर में कौन कौन होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको इंटरस्टेट काउंसिल के अगर मेंबर के बारे में आपको बात किया जाए तो पहला चीज तो मैंने बता दिया कि चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा जो है सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्य के सीएम होंगे, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूटी प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूटी, जो भी यूटी के प्रशासक होंगे वो रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक और होना चाहिए, जो 3 नंबर है वो है 6 कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा इसमें, 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और 6 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर कंफर्म होना चाहिए। होम मिनिस्टर तो गारंटी होना चाहिए, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। इंटरस्टेट काउंसिल है जो आर्टिकल 263 में इसका संविधान में चर्चा किया गया है। संविधान में यह लिखा गया है कि एक इंटरस्टेट काउंसिल होना चाहिए जो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप को मेंटेन करे। तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन 1988 में सरकारिया कमीशन के कहने पर इसे कहा गया कि इसे परमानेंट कर देना चाहिए। तो इसके कहने पर 1990 में इसे परमानेंट कर दिया गया। और उसमें सरकार किसकी थी, वीपी सिंह की सरकार थी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके कौन कौन मेंबर हो सकते हैं। तो इसमें चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सारे राज्य के मुख्यमंत्री, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूटी, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यूटी के। और तीसरा जो है 6 कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। और 6 कैबिनेट मिनिस्टर में होम मिनिस्टर का होना कंफर्म है, यानी होम मिनिस्टर के साथ साथ 5 और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और ये 5 कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको कौन सिलेक्ट करेगा, तो उसे मनोनीत करने वाले होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरस्टेट काउंसिल को अच्छे तरीके से समझ लो, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमिलोरेटिव मेजर्स। आर्टिकल 342, आर्टिकल 344, आर्टिकल 340 या फिर आर्टिकल 339। बताओ इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो एमिलोरेटिव जो ठीक है, एमिलियोरेटिव जो मेजर्स है इसका मतलब क्या था, उन्नति करने वाला। इसका अगर हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उन्नति करने वाला, ठीक है, उन्नति करने वाला। एग्जैक्ट मीनिंग मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 340। चलो आर्टिकल 340 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर गवर्नर। काफी इजी क्वेश्चन है और ये जो मैं आपको ला रहा हूं, ठीक है, ये ड्यू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी को देखते हुए ला रहा हूं। ठीक है, बीएचयू एलएलबी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है इसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो को बनाया गया। लेकिन आप अगर पॉलिटी अगर कहीं भी और भी आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट अपने फोकस को गड़बड़ कर चुके हैं। ठीक है, आपको ड्यू एलएलबी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी नहीं देखो तो जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। जुडिशरी लेवल का एग्जाम का मत पढ़ो, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हो जो शायद ही नहीं पूछने का संभावना एकदम 0% है।
जो पढ़े हो उसको मैं अभी भी कहता हूं कंसाइज वे में पढ़ो, लेकिन उस चीज को 50 बार 60 बार रिवीजन करो। उस चीज को इतना बार पढ़ो कि उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ऐसे चीज को मत पढ़ो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच हैज एडवाइस इज साउट। ऑप्शन नंबर है इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सो डिजायर्स, ऑप्शन नंबर बी यस, सी नो, या इट इज डिस्क्रिशनरी। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यस। और ये कहां पर इसका चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल आप 74 जाकर पढ़ना। आर्टिकल 74 अगर अच्छे से आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा 74 या 78, 78 होगा शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं इसे हटा दे रहा हूं। आर्टिकल 78 या 74 होगा। ठीक है, मैं भूल रहा हूं, देख लेना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन अकॉर्डेंस विथ हिज सच एडवाइस। ठीक है, चलो इसको एक बार देख लेना। आर्टिकल 74 या आर्टिकल 78 होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when neither the president nor the vice president is available। सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का पहले भी चर्चा किया जा चुका है, मैंने पहले ही बता दिया हूं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों नहीं रहे तो कौन देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, देखेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे तो कोई सीनियर मोस्ट कोई जजेस होंगे वो देखेंगे। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि अभी जो है 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट करके आए हैं और उनका नाम क्या है, यूयू ललित। ठीक है, यूयू ललित, और यूयू ललित का पूरा नाम है उदय उमेश ललित। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर से रिलेट किया हुआ, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको यूनियन कैबिनेट भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कहीं कहीं आपको यूनियन कैबिनेट भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इमरजेंसी का नाम आए तो जरा सा इमरजेंसी के बारे में चर्चा कर लेता हूं आपसे। तो इमरजेंसी जो है 3 लगता है। ठीक है, पहला जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत, दूसरा जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, और तीसरा जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, यानी 3 आर्टिकल लगाया जाता है। इस आर्टिकल को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इस आर्टिकल को बोलते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी, इस आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, और इसे करते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 352 के लिए 3 वर्ड आपको याद रखना है, वार, एग्रेसिव, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आर्म्ड रिविलियन। ये 3 वर्ड अगर आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 वर्ड किसे रिलेट करेंगे, आर्टिकल 352 से होगा, लेकिन इसको आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि वार क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, आर्म्ड रिविलियन क्या होता है। 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के चेयरमैन को किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यूपीएससी का जो चेयरमैन है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और यूपीएससी जो आर्टिकल 315 में इसका चर्चा किया गया है। और अभी जो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, अभी जो चेंज हुए हैं, याद रखने के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मनोज सोनी। कौन है, मनोज सोनी है। और आपको ये कमेंट करके ये बताना है अभी तुरंत कि मनोज सोनी जो है वो भारत के कितने नंबर के यूपीएससी के चेयरमैन ये अभी बने हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट मे फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्राइम मिनिस्टर, by the prime minister, the electoral college consisting of members of parliament and the state legislatures, impeachment या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। पता इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो यस, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंपीचमेंट। और इंपीचमेंट जो है आर्टिकल 61 में इसका चर्चा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और ठीक है, आर्टिकल 61 में इसका चर्चा किया गया है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दे रहा हूं कि इंपीचमेंट जब भी होगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट जो आपको नहीं पता होगा, इंपीचमेंट में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स वो भी भाग लेते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर पार्टिसिपेटेड, ठीक है, आर पार्टिसिपेटेड, नॉमिनेटर मेंबर्स भी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन अगर जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ड्यू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी का मैं उसी तर्ज पे मैं क्वेश्चन लाया हूं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं जो बेवजह का क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूं, कंडीशन बेस्ड मैं यूपीएससी का क्वेश्चन उठाऊंगा, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन मैं जान रहा हूं कि वहां से नहीं आ रहा है। और मॉक टेस्ट जो आप खरीद रहे हो तो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन वो क्या कहां से लाते हैं, वो तो बुक से उठाएंगे, सिंगल से उठाएंगे या फिर यूनिवर्सल से उठाते होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15-20 साल का क्वेश्चन वो रखे वहां से उठाएंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट 1-2 और बुक है गाइड से, या फिर यूट्यूब से उठाएंगे या फिर नेट से उठाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है क्या? वो क्वेश्चन खुद थोड़ी फ्रेम करते हैं। तो मॉक टेस्ट होना और एग्जाम का क्वेश्चन बहुत अलग है, ठीक है। बहुत हाई लेवल का जो टीचर होगा ना वही पकड़ पाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो सेट किया जाता है। तो मॉक टेस्ट से बढ़िया है, मैं अभी भी कहता हूं कि अगर मॉक टेस्ट फ्री में मिल रहा है तो उसका यूज करो, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर मॉक टेस्ट तुम खरीद रहे हो, उतना महंगा खरीद रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाओ। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और अभी जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। और ये मनोज सिन्हा जो है स्टूडेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये बीएचयू के स्टूडेंट है, इसी कॉलेज से ये पढ़े थे मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ, ऑप्शन नंबर ए है, he is a member of the upper house of the state legislature, he is a caretaker chief minister, he himself is a candidate, he is yet to prove his majority on the floor। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ही इज ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैंने पहले ही बता दिया हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलो हाँ, इस क्वेश्चन में बता दिया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है लोकसभा और राज्यसभा तो भाग लेती है, साथ साथ विधानसभा, विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हु डिजाइन द फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन, एसके थोराट, नरेंद्र कुमार, एमबी हनीफा या फिर एजी राव? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीसी होगा, ठीक है, एमबी हनीफा के द्वारा पहली बार इंडियन वोटिंग मशीन को डिजाइन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा या फिर लोकल बॉडीज? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन है आप लोग खुद आंसर दीजिए, मैं उसको ज्यादा समझाने वाला नहीं हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। चलो, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का नाम आया तो यहां पर मनोज पांडे लिख लो, मनोज पांडे, जिसको पता वो मत लिखना। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? विवेक राम चौधरी, जिसको बी आर चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। बी आर चौधरी या फिर विवेक राम चौधरी बोल सकते हो। और एक नेवल के बारे में छूट गया है, तो नेवल जो चीफ है वो कौन है? तो वह है आर हरी। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस? चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? ये क्वेश्चन का मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूं कि ओथ जो दिलाता है प्रेसिडेंट का वो कौन दिलवाते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ दिलवाया जाता है। और वे अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुबारी केस? 1972, 1976, 1970 या फिर 1960? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 1960। और आपको ये कमेंट करके बताना है बेरुबारी केस क्या था डिटेल वे में। ठीक है, डिटेल वे में आप इसको कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप क्या करेंगे, बेरुबारी केस रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से लिखेंगे। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी से लिखना, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखना, इससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर? All religions are equal in the eyes of government. A special importance to a religion related to minorities. One religion is promoted by the government या फिर none of the following? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट के आंखों से अगर देखा जाए तो सारे जो है मतलब सारे जो धर्म है एक समान है। सेकुलर मींस क्या होता है कि भारत सभी धर्मों को एक समान मानती है, इसमें कोई विभेद वगैरह नहीं करती है। चलो, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फिर आयरलैंड? लैंग्वेज बात कर रहा है, किसका लैंग्वेज की बात कर रहा है? प्रीएम्बल का लैंग्वेज जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो है लैंग्वेज, प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस? फर्स्ट अमेंडमेंट, सेवेंथ अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट या फिर 15th अमेंडमेंट? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 7th अमेंडमेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस एज ए चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो जोनल काउंसिल के बारे में भी काफी लोगों को पता नहीं होगा। जोनल काउंसिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता दे रहा हूं। जोनल काउंसिल जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। जोनल काउंसिल क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, जोनल काउंसिल क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। दूसरा पॉइंट ये बात करना है कि ये जोनल काउंसिल जो है ये पूरे भारत को 5 जोन में बांटा हुआ है। कितने जोन में बांटा हुआ है? 5 जोन में बांटा गया है। कौन कौन जोन है? तो पहला जो जोन है, यहां पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे इंपॉर्टेंट लिख देता। ठीक है, पहला है नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। दूसरा जो है वो है सेंट्रल जोनल काउंसिल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ठीक है, एकदम याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन एकदम बनने की संभावना। यही छोटे छोटे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बच्चे नहीं पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल या फिर सदर्न जोनल काउंसिल। और ये क्वेश्चन एक बार तो मैं एग्जाम दे रहा था, उसमें आया था, ग्रेजुएशन का पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया गया था बीएचयू में। ठीक है, तो जोनल काउंसिल क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न या फिर सदर्न?
ठीक है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर भी सेट किया गया है, तो नॉर्दर्न का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली है। सेंट्रल का जो होगा आपका कहां पर है, सेंट्रल का उत्तर प्रदेश में वाराणसी नहीं, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, यस इलाहाबाद याद आ गया, ठीक है। चलो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है जो कोलकाता, कोलकाता, और वेस्टर्न जोनल काउंसिल है मुंबई, मुंबई, और सदर्न जनरल जोनल काउंसिल है उसका क्या होगा, चेन्नई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जोनल काउंसिल क्या हो गया, पूरे भारत को 5 जोन में बांट दिया गया, लेकिन इसके मेंबर्स के बारे में भी तो पढ़ना होगा, यहां से भी तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, मेंबर्स के बारे में भी जान लो, ठीक है। तो इसके मेंबर्स में पहला जो मैंने बता दिया है, जो इसके होम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर वो क्या होंगे, वो चेयरमैन होंगे, ठीक है। होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होंगे, किसके, मेंबर्स की बात क्या है तो होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। लेकिन दूसरा जो है ईच, ठीक है, ये मैं ईच जोन के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, ईच जोन का, एक जोन का मैं बता रहा हूं, सारे जोन में यही सेम फिक्स होंगे, सारे जोन के जो चेयरमैन होंगे कौन होंगे, होम मिनिस्टर होंगे। यानी अभी क्वेश्चन जो पूछ देगा कि जोनल काउंसिल के अभी जो चेयरमैन कौन है, तो जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो अभी अमित शाह है, ठीक है। चलो इसके अलावा सीएम ऑफ रिलेटेड जोन, इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, मतलब पहले तो आपको होम मिनिस्टर होंगे जो चेयरमैन होंगे, सारे सीएम होंगे, ठीक है, और 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, 2 मिनिस्टर भी होने चाहिए, किसके, स्टेट के, 2 मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के, 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ जोन। और चौथा जो यूटी, यूटी के अगर है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यूटी के जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें मेंबर्स रहेंगे। तो जोनल काउंसिल में कौन कौन मेंबर हो गए, एक तो आपको होम मिनिस्टर होंगे जो चेयरमैन होंगे, उस जोन के सारे चीफ मिनिस्टर होंगे, 2 मिनिस्टर ऐसे होंगे जो स्टेट के सारे, ठीक है, 2 मिनिस्टर सारे स्टेट, जो स्टेट के 2 मिनिस्टर भी होने चाहिए। मान लो एक जोन में 5-6 आता है तो सारे 5-6 जोन 14 12 आपके इसमें मिनिस्टर होने चाहिए, और एक यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उस यूटी का वो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर होना चाहिए। तो ये आप पूरा जोनल काउंसिल का, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता तुमको, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो नॉर्दर्न में कौन कौन से राज्य आता है, सेंट्रल में कौन आता है, ईस्टर्न में कौन आता है, ये भी थोड़ा सा जाकर देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4। एकदम इसी लेवल का आपको ड्यूएलएलबी में पॉलिटी का क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो ड्यूएलएलबी में ना, अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़े हो, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़े हो, तो तुम्हारे लिए जो पॉलिटी है काफी इजी हो जाता है। देखो ड्यूएलएलबी में क्वेश्चन टफ आपको करंट से पूछा जा सकता है, करंट लीगल से पूछा जा सकता है, मतलब जो भी है करंट से क्वेश्चन ज्यादा फंसाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, पार्ट 3। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जुडिशियल प्रोसीजर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या फिर एक्सिक्यूटिव प्रोसीजर। अगर मैं वीडियो फास्ट कर रहा हूं तो क्या करना, थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, जिसको अर्थ न्यायिक प्रक्रिया भी बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1965, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, साथ ही साथ अगर कोई करेक्शन वगैरह होगा या फिर कोई अपडेशन होगा तो उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। मैराथन वाली जो वीडियो आई थी, तो मैराथन वाली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन को अपडेट किया गया है और 2-3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग बताया था। तो एक बार मैराथन वाला अगर वीडियो देखते हो तो पहले उसके कमेंट बॉक्स को देख लिया करो, वहां पर क्वेश्चन को सारा अपडेट कर दिया गया है। जैसे श्रीलंका वगैरह का प्रेसिडेंट वगैरह चेंज हो गए हैं तो वो सब होगा। चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। चलो क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following provision is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा देखना अच्छे से, नॉट कहीं लिखा रहता है, कहीं नॉट नहीं लिखा रहेगा। पहला ऑप्शन है फेडरल सिस्टम विद द फॉरफिटेड सेंटर, फोर्टिफाइड सेंटर। ऑप्शन नंबर बी है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ऑप्शन नंबर सी है एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा।
तो इसमें जो आंसर हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों कहां से लिया है, कनाडा से लिया गया है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, आयरिश गवर्नमेंट से, पता होना चाहिए आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 30, सेबी इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चलो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टैच्यूटरी बॉडी। सेबी क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। सेबी के बारे में जरा सा मान लिया जाए तो सेबी जो है 12 अप्रैल, ठीक है 12 अप्रैल 1988 को ये बना था, 1988 को। लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया, ये फोर्स में आया था आपको 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैच्यूटरी पावर मिली थी। और किस एक्ट के तहत, एसबीआई सेबी एक्ट के तहत, ठीक है सेबी एक्ट के तहत। और एक इंपॉर्टेंट ये भी है, सेबी का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, मैं लाख बार बता चुका हूं, एक बार और मैं बता दिया, मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके जो चेयरमैन है सेबी का कौन है, वो है मधाबी पुरी बुच, ठीक है मधाबी पुरी बुच। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62? 10th 12th 15 या फिर 245? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 15। ठीक है, ये आपको टिप्स पे याद होगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड इन इंडिया? Who is the custodian of contingency fund of India? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड तो प्रेसिडेंट में होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के बिहाफ से देखता कौन है, तो जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, ठीक है फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी होगा वो प्रेसिडेंट के बिहाफ से इसे देखता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम वोट्स ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शंस? 2, 3, 6 या फिर 9? देखो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंटीरियम बजट ना बनाकर वोट ऑन अकाउंट बनाते हैं। मान लो 4 महीना 5 महीना के लिए 3 महीना के लिए एक वोट ऑन अकाउंट बना दिया, जिससे कहा गया कि 3 महीना के लिए खर्चे को निकाल लिया जाएगा, इसको पार्लियामेंट में पास कराया जाता है, तो इसी को बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। और डिटेल में जाकर पढ़ो, ये इंटरम बजट से बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरम बजट 1 साल के लिए होता है और वोट ऑन अकाउंट कुछ ही समय के लिए इसे लाया जाता है। ये बेसिकली इसका यूज कब होता है कि मान लीजिए फरवरी में बजट पास होता है, मई में अप्रैल में मान लीजिए इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट हो सके कि चेंज हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है 3-4 महीना के लिए वो अपने वोट ऑन अकाउंट बनाती है, ताकि वो चाहती है कि मेरा फ्रेश गवर्नमेंट बन जाए तो फिर से मैं उसको इंटरम बजट को 5 साल तक उसको फॉलो कर सकूं। तो यही होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वो ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 मंथ्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, which of the following justiciable in nature? Fundamental duties, directive principle of state policy, fundamental duties या फिर none of these? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो लिया गया वो कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर से रिमूवल की बात किया जाए, ठीक है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो इंपीचमेंट है वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से इसके साथ ही साथ क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी लिया गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूओ वारंटो? वी कमांड टू फॉरबिड बाय व्हाट ऑथोरिटी या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बाय व्हाट ऑथोरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यस क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर लोकसभा स्पीकर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है, लेट करे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड? बोथ इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओनली इन हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या फिर ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, पीआईएल जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जाहिर कर सकता है। पीआईएल को हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका स्पेशली अगर कोई बड़े लेवल का कोई मुद्दा हो तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, पीआईएल डाला जाता है। पीआईएल जो आर्टिकल 39A में इसका चर्चा किया गया है, आर्टिकल 39A के अंतर्गत, और पीआईएल जो है यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन हो गया, सड़क सुरक्षा हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तहत जनहित याचिका लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is not the essential qualification for appointment as a judge of the Supreme Court of India? Option number A should be a citizen of India. Sorry, should have practiced at least 10 years as an advocate in one or more high court. Option number C is should be an eminent jurist या फिर option number D is should be at least 35 years of age. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं चीज और बता दे रहा हूं कि आपको मैथ्स के भी जो बनारस यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो उनके लिए स्पेशली मैथ्स का मैं वीडियो प्रकाश सर के द्वारा दिया जा रहा है, तो अगर उसका भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहां पर उसी लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, अभी तक 2 मॉक को फॉलो करवा दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज।
तो जज का जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो होता है वो तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है शुड हैव प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ईयर एज एन एडवोकेट और वन और मोर हाई कोर्ट, 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, ये भी सही है। और एक इमिनेंट जुरिस्ट ये भी होना चाहिए। और एक और है कि 5 साल तक जज हो, यानी कि न्यायिक कार्य किया हो एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल का, ये छूटा हुआ नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 42 है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर, ऑप्शन नंबर ए है, and addresses by each house supported by a majority of total membership of that house and not less than 2/3 of members present and voting had been presented to the president. Option number B है, and addresses by each house supported by the majority of the members present and voting had been presented to him. Option number C है, a resolution of both houses passed by 2/3 majority of total membership is presented to him. और ऑप्शन नंबर डी है, a resolution passed by 2/3 majority of total membership of Lok Sabha is presented to him. क्वेश्चन के लिए टाइम आपको 1 मिनट का दिया जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, पहले क्वेश्चन क्या है और इसको बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से रिमूवल किया जाता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया गया है। देखो सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है, देखो सबसे पहले होता क्या है कि लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर, ठीक है, लोकसभा के 100 मेंबर या फिर राज्यसभा, अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है तो लोकसभा के 100 मेंबर का वहां पर रिटेन साइन होना चाहिए, या फिर राज्यसभा का 50 मेंबर का साइन होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। अगर लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर राज्यसभा में हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर होने जरूरी है। उसके बाद इसे ये निमंत्रण पत्र के तहत इसे किसे दिया जाता है, इसे दिया जाता है स्पीकर को, मतलब निमंत्रण पत्र गलत बोल रहा हूं मैं, मतलब रिटर्न साइन होकर ये किसके पास चला जाता है, अनुरोध किया जाता है चेयरमैन को। स्पीकर होंगे लोकसभा में और चेयरमैन होंगे राज्यसभा में, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो देखते हैं कि लोकसभा में अगर हो रहा है तो 100 मेंबर होने चाहिए, अगर चेयरमैन देखेंगे तो 50 मेंबर होने चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं कि 3 मेंबर्स की एक कमिटी गठित की जाती है। कितने मेंबर्स की, 3 मेंबर्स की एक कमिटी गठित की जाती है। और ये 3 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ सीनियर जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होंगे और जूरिस्ट मेंबर हो सकते हैं। 3 ही आदमी हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, चीफ जस्टिस या फिर सीनियर मोस्ट जजेस, पहला है चीफ जस्टिस या फिर सीनियर मोस्ट जजेस, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, और तीसरा नंबर कोई इमिनेंट जूरिस्ट को न्यायाधीश राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति वो क्या होना चाहिए, विधिवेता होना चाहिए, मतलब उसके पास जूरिस्ट होना चाहिए। तो ये लोग तीनों क्या होंगे, अपना रिपोर्ट सौंपेंगे किसको, स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपने के बाद अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो इंपीचमेंट का प्रोसेस तब शुरू होता है। और उस इंपीचमेंट के प्रोसेस को अगर दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो स्पीकर किसके पास ले जाती है, स्पीकर ले जाते हैं आपको प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। इस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। एकदम लंबी प्रक्रिया है, इसको अच्छे से पढ़ना। जस्ट लाइक इसी टाइप का है, मतलब इंपीचमेंट अगर तुम पढ़े हो ना प्रेसिडेंट का, तो उसी टाइप का कुछ ना कुछ 95% है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जुडिशियरी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, हु हेल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा पार्लियामेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, which article of the constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 या फिर आर्टिकल 181।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 132। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? आर्टिकल 137, आर्टिकल 130, आर्टिकल 139 या फिर आर्टिकल 138? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे पता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि जितना ज्यादा आप आंसर हो सके, क्या आपने पढ़ा वो सही है कि नहीं है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस है, इसमें कोई तरह का एक्सप्लेनेशन वगैरह का आप उम्मीद मत रखो। कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन को आप सही आंसर दे सके। और मैं अभी बोल रहा हूं कि फोकस होकर पढ़ो, लाइन लेंस सही करके पढ़ो, भटको मत। ठीक है, भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे बच्चे को मत देखो कि वो इतना पढ़ लिया, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्लैट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो किस टाइप का क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 137। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 138, 140, 142 या फिर 146? हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 142। और एक केस आया था, केस का नाम याद रखिएगा, केस है रूपा अशोक हुर्रा। ठीक है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। अशोक हुर्रा का केस था। इसी केस 2002 में इसी केस के अकॉर्डिंग किया था, क्यूरेटिव पिटीशन को इंडिया में लाया गया था। मतलब बेसिकली इसी केस के बाद क्यूरेटिव पिटीशन हाई लेवल पे चला गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन 1983? सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सीतलवाड़ कमीशन या फिर राजमन्नार कमीशन? काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर सही दिया है, सरकारिया कमीशन। चलो क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा। चलो क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रेजेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552, 545, 550 या फिर 250? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 550 यानी 530 जो होंगे राज्यसभा से और सॉरी स्टेट से, और 20 होंगे यूटी से, यानी टोटल 550। और ये एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी लोकसभा के और राज्यसभा के अगर वेबसाइट पर अगर चेक करोगे तो अभी भी 552 दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैं रूल बताऊंगा तो 550 होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अभी भी एग्जाम में जो है आंसर जो है 552 को ही फॉलो किया जा रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा 550 होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 52, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स?
एक्ट ऑफ 1881, एक्ट ऑफ 1885, एक्ट ऑफ 1909 या फिर एक्ट ऑफ 1935? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्ट ऑफ 1909। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मार्ले मिंटो सुधार या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 54, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री? हिंदुस्तान, आर्यवत, भारत या फिर सोने की चिड़िया? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 भारत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56, व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? 18 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर या फिर 15 ईयर्स? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 ईयर्स। चलो क्वेश्चन में 57 है, इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रियम्बल? सेकुलर, सोशलिस्ट या फिर इंटीग्रिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो 42nd अमेंडमेंट में तीनों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। चलो 58 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू डिसाइड दैट वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 या फिर 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 तो आपको याद होगा, ऐसे ही कट जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 जनवरी 1950। चलो क्वेश्चन नंबर 60 है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय नीति आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कमीशन या फिर होम मिनिस्ट्री? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, इनकम या फिर प्रॉपर्टी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिलीजन। और रिलीजन के साथ एक चीज और ऐड कर लेना, लैंग्वेज। चलो क्वेश्चन नंबर 62 है, विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? एस्टिमेट कमिटी, फाइनेंशियल कमिटी, इंक्वायरी कमिटी या फिर एडवाइजरी कमिटी? क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना एग्जाम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि आपने ये सेशन जो आपने आज किया वो कैसा लगा आपको? क्वेश्चन का लेवल आपके स्टैंडर्ड लग रहा है नहीं लग रहा है? आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा उसके अकॉर्डिंग ड्यू एलएलबी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बीएचयू से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्टीमेट कमिटी। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स है? 30 मेंबर्स है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 है, द मिनिमम
number of members that must be presented to hold a meeting of the Lok Sabha? 50%, 25%, 1/10 of the total membership, फिर no minimum limit. कोरम की बात किया जा रहा है, ठीक है, कोरम. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1/10. चलो क्वेश्चन नंबर 64. रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग इज मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, या फिर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. द फर्स्ट पर्सन टू बी इंडक्टेड इनटू द वाइसरॉय एक्सिक्यूटिव काउंसिल वाज दादा भाई नौरोजी, सच्चिदानंद सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र नाथ टैगोर. बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनका करेक्ट आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमिटी, इथिक्स कमिटी, रेलवे कन्वेंशन कमिटी, या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमिटी? तो क्या आपने स्टैंडिंग कमिटी का नाम सुना है? देखो नहीं पता होगा, मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा. देखो स्टैंडिंग कमिटी दो होते हैं. एक होते हैं आपको पार्लियामेंट्री कमिटी दो होते हैं, ठीक है. पार्लियामेंट्री कमिटी जो होते हैं दो होते हैं. एक आपका स्टैंडिंग कमिटी हो गया, और दूसरा होता है एडहॉक कमिटी हो गया. स्टैंडिंग कमिटी वो होता है जो परमानेंट होता है, ठीक है, और एडहॉक कमिटी वो होता है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए बनाया जाता है. जब उसका फुलफिलमेंट हो जाता है तो उस कमिटी को समाप्त कर दिया जाता है. तो इसमें जो रेलवे कन्वेंशन कमिटी है वो स्टैंडिंग कमिटी के अंतर्गत आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट? आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 77 या फिर आर्टिकल 79? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 68 है. हु इज द एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गवर्नर, ठीक है. और एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट हो जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 69 है. यस, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14, 45, 33 या फिर 27? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 14. चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा, प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो भी हटाना स्पीकर जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है कहां पर होती है? लोकसभा में रिजोल्यूशन उसका पास किया जाता है, क्योंकि इसमें मतलब ही नहीं है उधर से दूसरा हाउस से.
चलो क्वेश्चन नंबर 71, when the office of president and vice president falls vacant simultaneously, who act as a president, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय लोकसभा। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से इसका आंसर दीजिए आप लोग। नॉर्मल से क्वेश्चन है, तीसरा बार मैं बता रहा हूं इसी वीडियो में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 72 है, हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सारे क्वेश्चन में सिर्फ इंडिया इंडिया आ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट, मैंडेमस, सेरोरिरी, क्यूओ वारंटो या फिर सुओ मोटो। देखो इसमें ना ये तीनों रीट है, ठीक है, मैंडेमस हो गया आपका, सेरोरी हो गया, क्यूओ वारंटे हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इज नॉट अ रीट, ठीक है, इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लग रहा है प्रॉब्लम है लिखने में, लेकिन इसमें अगर रीट की बात किया जाए तो सुओ मोटो रीट नहीं है, मैंडेमस, सेरोरी, क्यूओ वारंटो और एक प्रोविजन है, ठीक है, और एक हैबियस कॉर्पस है। ये टोटल 5 रीट है जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, who is appointed as an ad hoc judges of the Supreme Court? A sitting judge of High Court duly qualified for appointment as a Supreme Court judge, a person fully qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. ऑप्शन नंबर सी है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्टिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। चलो क्वेश्चन नंबर 75 है, द लोएस्ट कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इज दैट ऑफ अ नायब तहसीलदार, सब जज, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट या फिर मुंशी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, नायब तहसीलदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, द हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज गॉट द एडिशनल जुरिस्डिक्शन टू हियर केसेस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 78, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 229, 227, 226 या फिर 228। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 227। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रांट्स इन एड, पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी फंड या फिर कंसोलिडेटेड फंड। और मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है आपको, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी इस चैनल पे आप दिया जाता है, तो आप डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये बाइलिंगुअल रहेगा, तो दोनों के लिए बेसिकली कुछ दिन पहले मैं इंग्लिश लाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आया कि सर हमें पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो बाइलिंगुअल रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा, और उसे बाइलिंगुअल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंसोलिडेटेड फंड। चलो क्वेश्चन नंबर 80, under the writ of mandamus the court can ask the person to produce order to transfer the case from one court, ask to let a person free for a temporary period या फिर direct the government to do or not to do thing।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डायरेक्ट द गवर्नमेंट। मेंडेमस का मतलब ही होता है कि हम आदेश देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 81, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? गुवाहाटी, चंडीगढ़, बॉम्बे या फिर कलकत्ता? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुवाहाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिसीजंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर प्रियम्बल? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है, और पूरे आर्टिकल को अच्छे तरीके से याद कर लेना, उसके अंदर के जो क्लॉज है, सब क्लॉज है, उसको भी याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज मींट बाय अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? द कोर्ट दैट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल लोअर कोर्ट, द कोर्ट दैट इज competent to give direction and issue writs? ऑप्शन नंबर सी है, द कोर्ट दैट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड्स। अगर आपने जुडिशरी वाले जो टॉपिक है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये तीनों, तो आपको क्वेश्चन का आंसर इजीली पता होगा, जिसका आंसर बहुत बारे बच्चों ने दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 84, which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person? quo warranto, habeas corpus, mandamus या फिर certiorari? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैबियस कॉर्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड तमिलनाडु? 1968, 1971, 1969 या फिर 1970? तो मद्रास को तमिलनाडु में कब चेंज किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1969, 1969 में। द 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड इज सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोवा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गोवा, जो कि पुर्तगालियों के हाथ में था लगभग 1961 में। भारत आजाद होने के बाद भी 1961, हाँ 1961 या 1948, 1961 ही होगा, एक बार चेक कर लेना, या तो 1948 हो गया, तो 1961 में भारत को आजाद करके दे दिया गया, माने आजाद किया गया था गोवा को पुर्तगालियों से। चलो क्वेश्चन नंबर 87, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पी उपेंद्र हुकम सिंह, ए एस अयंगर या फिर मालवंकर? तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले ही बता दिया हूं, इसी वीडियो में बता दिया हूं, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवी मावलंकर। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1927, 1946, 1939 या फिर 1942? चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1942 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ह्यूज कैटस्किल्स, एबी अलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 90, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनफोर्स्ड ऑन 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन बॉम्बे, लाहौर, कलकत्ता या फिर न्यू दिल्ली?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, न्यू दिल्ली। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। 91 का जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एम एन रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? कैबिनेट मिशन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, माउंटबेटन प्लान या फिर क्रिप्स मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैबिनेट मिशन प्लान। चलो क्वेश्चन नंबर 94 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू या फिर बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी आर अम्बेडकर। चलो क्वेश्चन नंबर 95 है, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1948 या फिर जुलाई 1950। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 जुलाई 1947। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इशू एंड नोटिफिकेशन, रिट, डिग्री या फिर ऑर्डिनेंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, कॉग्निजेबल ऑफेंस रेफर्स टू एन ऑफेंस वेयर अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, पुलिस कैन रजिस्टर ए केस विदाउट फॉर्मल कंप्लेंट्स, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट विथ वारंट या फिर इट इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट लीगल टर्म है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, लीगल टर्म के अंतर्गत ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट या फिर प्रिवी काउंसिल। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में बी एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा पार्लियामेंट बाय लॉ। चलो और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, इन हुम आर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज वेस्टेड इन इंडिया? ऑल द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ये पॉलिटी का आपको लेक्चर नंबर 1 मैंने मॉक टेस्ट आपको देख सकते हो, एक नंबर था और इसके आगे भी आपको ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन और ये वीडियो आपको कैसी लगी, पूरा सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर क्वेश्चन में कोई भी अपडेशन वगैरह होगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में उसे पिन अप कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।